तो कांग्रेस से पहले के 4 सेशन की बात करते हैं हम लोग। पहला सेशन आप सबको पता है 1885 की बात हो रही है, और 1885 का सेशन कहाँ पे होगा? इस सेशन की टेबल बनाना पहले, ठीक है, वो टेबल बनाना, उसके अंदर सेशन की डेट लिखना और कौन से सेशन कब कब हुए हैं, ठीक, और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सेशन है, ठीक है, वो सेशन इम्पोर्टेंट जो भी है उनको सब अपने हिसाब से लिखना जिसको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है, और वो सेशन कभी भी आपके 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मैंने 60 दिए थे, 60 में 20 सेशन के अंदर आपको उनको कंक्लूड करना है, ठीक, 20 सेशन में कंक्लूड करना है। 20 सेशन देखो कब कब हुए सब अपने अपने हिसाब से लिखेंगे, और सब लिखने के बाद उसका एक फोटो खींच के सब काम दे देंगे मीमांसा के ग्रुप पे दे देंगे, ठीक है, मीमांसा के ग्रुप पे। उसके बाद उसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे, जैसी भी चीजें होंगी, वो 20 सेशन हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो 1885 से लेकर आपको पता लगा पहला कौन सा था? डब्ल्यूसी बनर्जी, ठीक है। यहाँ से बात है स्पेशल सेशन जो भी इनके कांग्रेस के सेशन हुए वो सब हम लोग लिखेंगे फिलहाल। तो जब 1885 से लेके हम लोग बात कर रहे हैं 1947 की, और जो कि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है, तो इसके अंदर आगे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के बाद में हम लोग को क्या क्या बातें करनी है, वो बातें हम लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है। एक तो बात हो गई 1885 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक। मैंने बोला इस टाइम पे टाइम किसका चल रहा है? लॉर्ड लैम्बर्ट, ठीक है। तो साथ में इनको पढ़ते चलते 1884 से 88 का टाइम, ठीक है। इनके टाइम में सबसे महत्वपूर्ण घटना 1885 का कांग्रेस सेशन हुआ, ठीक है। इन्हीं के टाइम में क्या हुआ था? भारत के अंदर टेनेंसी एक्ट पास हुआ। क्या हो रहा है? टेनेंसी एक्ट पास हो रहा है। टेनेंसी एक्ट पास हो रहा है 1885 के अंदर, और ये 1885 के अंदर जब टेनेंसी एक्ट पास हुआ था, तो इस टेनेंसी एक्ट का मतलब क्या था, ठीक है। इस टेनेंसी एक्ट का मतलब आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिलेट करोगे जो हम लोग पढ़ रहे थे, जमींदारी सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है। जमींदारी सिस्टम के अंदर मतलब लैंड रिफॉर्म्स को लेकर आपका टेनेंसी एक्ट पास हो रहा है। यूपीएससी में अलग से इस पे पूरा क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, जो आपका 250 वर्ड में लिखने को आया था कि आप टेनेंसी एक्ट के बारे में लिखिए, क्या पॉजिटिव्स हुए थे, क्या नेगेटिव्स हुए थे, और आने वाले समय में उसका क्या फायदा हुआ, ठीक। तो टेनेंसी एक्ट के अंदर क्या किया था कि जो जमींदार थे या लैंडलॉर्ड्स कह सकते हैं लोग, इनके हाथ में अभी तक ये पावर हुआ करती थी, ये लोग जिसकी जमीन चाहते थे अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया करते थे, ठीक है। इनके हाथ में ये पावर दे देती थी परमानेंट सेटलमेंट ने, मार्क्सवादी ने। ये क्या करते थे? इन्हीं के हिसाब से जो पीजेंट्स या फार्मर्स होते थे वो खेती किया करते थे, और ये जिस जमीन को चाहते थे अपने हाथ में ले लिया करते थे। टेनेंसी एक्ट ने इस चीज पे क्या करा? प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, या इस चीज पे क्या करा? बैन लगा दिया कि जमींदार या लैंडलॉर्ड जो होंगे अपनी मनमर्जी से या अपने मन के मुताबिक उस जमीन को नहीं ले पाएंगे। अब वहां पे किसका अधिकार है? वहां पे फार्मर्स या पीजेंट्स का अधिकार हुआ करेगा। अगर वो जमीन उस जमींदार को देना चाहेंगे तभी वो जमीन जो होगी वो जमींदार ले पाएगा, अन्यथा नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या समझ सकते हो? क्या पॉजिटिव हुआ होगा इससे भारत के लिए? पॉजिटिव से ये हुआ कि जितने भी जमींदार थे वो किसी भी जमीन का थोड़ा सा उसके किसानों का एक्सप्लॉयटेशन सबसे बड़ी चीज कम हुआ होगा, ठीक है। और प्रोडक्शन भी इसकी बढ़ सकता है। एक्सप्लॉयटेशन कम होगा तो प्रोडक्शन पे भी असर पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर फील्ड में बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि अब डायरेक्ट खेती जो कर रहा है वही डायरेक्ट उसको प्रोड्यूस भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और क्या रिजल्ट रहे होंगे इसमें? टेनेंसी एक्ट भारत के अंदर आता है, जमींदारी सिस्टम या लैंडलॉर्डिज्म को कहीं ना कहीं खत्म कर देता है, ठीक है, जिससे कि जमीनों के ऊपर जो अधिग्रहण ये जो कर लिया करते थे जमींदार या लैंडलॉर्ड, उससे वो ट्रांसफर कर देता है पीजेंट्स या फार्मर्स को। हाँ, तो पीजेंट या फार्मर में जब वो लैंड आ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है, और उनका एक्सप्लॉयटेशन भी कम हो रहा है। उसके थ्रू क्या होता है? भारत की खेती जो है या भारत के अंदर जो फार्मिंग सिस्टम है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होना शुरू होता है, और जब फार्मिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट होना शुरू होगा तो भारत के अंदर जो कहीं ना कहीं क्या कहेंगे हम लोग गिरावट आई थी, ठीक है, जो
गिरावट ब्रिटिशर्स के टाइम में आना शुरू हो गई थी कि हम लोग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था एग्रीकल्चर के नाम से। एग्रीकल्चर फील्ड में पता आपको क्या रेशियो था उस टाइम पे? क्या बताया था मैंने कि हमारे 92% लोग सिर्फ पीजेंट्स ही गिने जाते थे, ठीक है। 92% बात जो हम लोग करते हैं उसमें पीजेंट्स हुआ करते थे जब हम पीपल ऑफ इंडिया की बात करते थे, ठीक है। तो वही पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में जब आपके एग्रीकल्चर फील्ड चली जाएगी जमींदारों से हटके, तो उस फील्ड ने क्या करा, भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रमोट करके ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रांसफर करना भी शुरू कर दिया। मतलब यहाँ से हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ना स्टार्ट हो गया जब हमारी फील्ड्स अच्छी हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ पॉजिटिव्स थे। इसके नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं? जमींदारी सिस्टम को हटाने के बाद जब उनके हाथ में चला गया पीजेंट्स या फार्मर्स के पास में टीनेंसी एक्ट, तो उसके नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं? क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े होंगे जमींदारी या लैंडलॉर्डिज्म से खत्म करने से? सोचो। जमींदार कौन थे? लैंडलॉर्ड। इंडियंस थे ब्रिटिशर्स थे? इंडियंस थे। जमींदार लैंडलॉर्ड इंडियन, ठीक है। इंडियंस के हाथ में भी पावर है भारत के अंदर जमींदारी सिस्टम, ठीक है। जो पावर डायरेक्शन ब्रिटिश कंट्रोल में हो सकती है वो पावर से कहीं ना कहीं किसने अपने हाथ में रखा हुआ था? इन्होंने जमींदार से, ठीक है। अब इससे रिलेट करके बताओ कैसे इम्पैक्ट पड़ा? ब्रिटिश के हाथ में अभी तक एक बीच में तो बट सर इससे जो ये जमींदार से लैंडलॉर्ड्स थे ये भी इंडिया से कहीं ना कहीं इनको भी इससे प्रॉफिट हो रहा था, इनका प्रॉफिट तो गया वहां से, लॉस तो इंडियन का ही है ना, इसलिए इंडियन देखेंगे एकदम। यहाँ पे क्या हुआ, ओवरऑल लॉस जो हुआ वो भी कहीं ना कहीं इंडियंसी का हुआ, ठीक है। जो जमींदार लैंडलॉर्ड्स बहुत अच्छे से ब्रिटिशर्स पॉलिसीज को समझ चुके थे कि वो किस पॉलिसी के थ्रू भारत के अंदर एग्रीकल्चर को करा रहे हैं, वो पॉलिसी का ट्रांसफर हमने एक ऐसी पावर के हाथ में दे दिया है जिनको ब्रिटिशर्स के बारे में भी समझ नहीं, ठीक है। जो ब्रिटिशर के साथ में डायरेक्ट बैठा उठा नहीं करते थे, ये जमींदार से बैठा उठा करते थे उनके साथ में। तो पावर्स के बाद में कंट्रोल जब उनके पास में गया तो वहां से बहुत डिसबैलेंस हुई चीजें, ठीक है। उस डिसबैलेंस ने लॉस भी किया कई सारे फार्मर्स, ठीक है। लॉस भी हुए, फायदे भी हुए, तो आप उसके एक नेगेटिव में कहीं ना कहीं ये लिख सकते हैं पावर का ट्रांसफॉर्मेशन जब जमींदार से उनके हाथ में गया तो यहाँ पे लॉस कहीं ना कहीं ओवरऑल इंडियंस का ही हुआ है, ठीक है। तो एक टीनेंसी एक्ट इनके टाइम में पास हुआ था। ये टीनेंसी एक्ट पहले आपका बंगाल में पास होता है, ठीक है, क्योंकि बंगाल आपका एक मेजर एरिया है एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद में ये कहाँ पे पास होता है? पंजाब के अंदर पास होता है। पंजाब भी आपका मेजर एरिया है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और ये एरियाज आपको बहुत याद रखने हैं। टीनेंसी एक्ट आपको बहुत याद रखना है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी आ जाए वो इस समय आपको बहुत जरूरी याद रखना है, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका कोई भी एक्ट पास हुआ हो इतिहास में, कोई भी आपका करंट में उससे रिलेटेड इशू चल रहा हो, वो सब आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स अभी भारत के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। और वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को किस तरीके से हमको लेकर चलना है वो हमको यहीं से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। जब हिस्ट्री पढ़ लोगे तो हिस्ट्री के थ्रू आपको पॉलिटी समझ में आना शुरू हो जाएगी कि पॉलिटी में किस तरीके से ये सारे एक्ट पास हुए, और अब जाके भारत के अंदर एग्रीकल्चर की स्थिति क्या है और फार्मर्स के साथ में कौन कौन से एक्ट पास किए जा रहे हैं। टीनेंसी एक्ट को कनेक्ट करके देखना फार्मर बिल्स के साथ में, कि आप लोग फार्मर बिल्स के साथ में जो टीनेंसी एक्ट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको कनेक्शन बैठाओगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आप लोग अपने आंसर्स में लिख सकते हो, ठीक। वो सारे आंसर्स ये हुआ टीनेंसी एक्ट उनके टाइम में पास हुआ था। उसके बाद में 1885 से थोड़ा आगे बढ़े। 1885 के अंदर जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 85 से लेकर 47 तक की बात करना है। 1905 का समय आता है। क्या हुआ 1905 में? बंगाल का विभाजन हुआ। और क्या हुआ? क्या हुआ? बंगाल का विभाजन होता है। इसमें बंगाल का विभाजन किस वजह से होता है? 1905 के अंदर बंगाल के विभाजन के पीछे रीजन ये दिया गया कि भारत के अंदर जो इन्होंने बताया पॉलिसी ब्रिटिशर्स के थ्रू बताया गया, वो उन्होंने ये बोला
बोला कि बंगाल अपने आप में इतना बड़ा प्रोविजन है, उस प्रोविजन को एक हैंड से कंट्रोल या पावर में नहीं हम लोग संभाल सकते, है ना। तो उन्होंने ये रीजन दिया कि बंगाल के डिवीजन के पीछे ये रीजन है क्योंकि ये प्रोविंस इतना बड़ा है कि इसको एक पर्सन नहीं संभाल पा रहा है, ठीक। तो उन्होंने क्या करा, क्योंकि बंगाल इस टाइम पे आज का वेस्ट बंगाल नहीं था, बताया, तो बांग्लादेश भी आ रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा रीजन बन जाता था कहीं ना कहीं। तो वो बंगाल का डिवीजन उन्होंने दो पार्ट में कर दिया, एक ईस्टर्न बंगाल बना दिया और एक वेस्टर्न बंगाल बना दिया, ठीक है। तो इस डिवीजन के बाद में बहुत सारे प्रोटेस्ट भी होना शुरू हुए और ये प्रोटेस्ट आपके लेके चले गए 1911 के सेकंड दिल्ली दरबार में, ठीक है। इसी ने क्या करा, फिर भारत के अंदर जो बंगाल का डिवीजन हुआ है उस बंगाल के डिवीजन को वापस क्या करा, कैंसिल किया, ठीक है, वापस लिया कि बंगाल का डिवीजन नहीं होगा। उसके बाद भी कहीं ना कहीं डिवीजन बरकरार रहा, ठीक है, बराबर वापस जरूर लिया, शब्दों के हिसाब से वापस लिया, लेकिन कहीं ना कहीं बंगाल के डिवीजन में बिहार को अलग कर दिया गया, बंगाल को अलग कर दिया गया, नॉर्थन और ईस्टर्न बंगाल इस तरीके से उनको डिवाइड करके क्या किया गया, अलग अलग प्रोविंसेस बना दिए गए, ठीक है। लेकिन बोल दिया गया कि हमने बंगाल को क्या करा है, बंगाल डिवीजन को वापस ले लिया, इसलिए उन्होंने ये दिल्ली दरबार रखा लोगों को समझाने के लिए, ठीक। 1905 के अंदर हम लोग ये चीज पढ़ेंगे। 1906 के अंदर क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन में होता है, और कुछ बोलना चाहिए, स्वराज होता है, स्वदेशी होता है, और कुछ इम्पोर्टेंट याद नहीं आ रहा है। 1906 मुस्लिम लीग की बात करें, इस बात कर लेते हैं यहाँ पे मुस्लिम, ठीक है। यहाँ क्या होता है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906 के अंदर जब मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्लॉज आपके लिए इसलिए बन गया कि यहीं से शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो डिवीजन हुआ, ठीक है, डिवीजन हुआ पाकिस्तान का और भारत का, वो डिवीजन जिसके बेसिस पे हुआ जब ये मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन इसलिए हम नाम पे किया गया कि मुस्लिम्स को भारत के अंदर हमको राइट्स प्रोवाइड कराते हैं जो राइट्स उनको नहीं मिल रहे, क्योंकि इससे पहले और अलग अलग राइट्स कम्युनिटी के हिसाब से लोगों ने देना शुरू कर दिए थे। जैसे हम लोग दलित रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं तो अलग से दलित रिफॉर्म मूवमेंट्स को लेकर बहुत सारी संस्थाएं बनी, बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद जैसे बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी ने उनके लिए काम किया, इसी तरीके से इनको भी लगा कि भारत के अंदर मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होना चाहिए जो माइनॉरिटीज के वेलफेयर को लेकर काम करे, ठीक है। तो वो माइनॉरिटीज के वेलफेयर के नाम मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ से जब मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है तो मुस्लिम लीग का रोल आप चेंज होते हुए देखोगे 1947 तक, ठीक है। 1947 तक, 1906 से लेकर 17 तक एक रोल देखोगे आप मुस्लिम लीग का कि किस तरीके से मुस्लिम लीग का थोड़ा जो फॉर्मेशन हुआ था वो भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस से हट गया था, ठीक है। तो 1917 से लेकर आप लगभग 1925-26 तक देखोगे कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ किस तरीके से मिलकर काम किया, ठीक है। कि मुस्लिम लीग कांग्रेस एक समय में ऐसे हो गए थे बिल्कुल एक ही संगठन काम कर रहा है जैसे, ठीक। उसके बाद में जब पाकिस्तान शब्द को भारत के अंदर लेके आया जाता है, बोला जाता है टू नेशन थ्योरी जब दी जाती है, तो ये टू नेशन थ्योरी ने मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच में ऐसे स्प्लिट खड़ा कर दिया, है ना। और वो स्प्लिट आपका कब तक गया, 1947 तक, डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान तक, ठीक है। तो मुस्लिम लीग का रोल आप टाइम टू टाइम चेंज होते देखोगे। इसी के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना का भी रोल आप टाइम टू टाइम चेंज होते देखोगे, ठीक है। एक टाइम में वो भारत का सबसे बड़ा नेशनलिस्ट के नाम पे जाना जाता था, ठीक है, नेशनलिस्ट ऑफ इंडिया बोला जाता था। कई सारे ब्रिटिश फिलोसफर्स ने उसको बोला गया था कि भारत का सबसे बड़ा अगर राष्ट्रवादी नेता है तो मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है। उसके बाद कैसे कन्वर्ट होना शुरू हो गया, मुस्लिम लीग का क्या इम्पैक्ट पड़ा उसके ऊपर कि भारत में भारत से हटके उसने पाकिस्तान को क्रिएट करने की बात करना शुरू कर दी, ठीक है। तो ये चीजें भी हम लोग देखेंगे कैसे चेंजिंग रोल उनका हुआ। 1906 के बाद में 1911 दिल्ली दरबार पढ़ेंगे हम लोग, और 1911 के बाद में 1916 का जो हम लोग ने लखनऊ सेशन हुआ है, लखनऊ वाला सेशन पढ़ेंगे, ठीक है। 1916 के बाद में फिर 1920 आएगा, ठीक है। 1920 के अंदर क्या होता है, 1920 के अंदर देखो यहाँ पे महात्मा गांधी आ चुके हैं, ठीक। यहाँ पे कौन है, महात्मा गांधी आ चुके हैं। महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस का जो रोल है भारतीयों के लिए वो रोल थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो जाए,
ठीक है। वो चाहते थे कि कांग्रेस जिस तरीके से संस्था चली आ रही है इसके अंदर कुछ चेंजेस होने चाहिए। वो चेंजेस क्या करते हैं, ये पूरा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस होता है यहाँ पे 1920 के अंदर, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस का मतलब क्या होता है कि कांग्रेस के अंदर जो पोस्ट डिवीजन था, ठीक है, जो उसके अंदर पॉलिटिकल पावर्स लोगों को दी जा रही थी, वो पॉलिटिकल पावर्स किस किसमें और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी उसके नाम पे वो क्या करा गया, कांग्रेस का एक अलग से फॉर्मेशन किया गया, ठीक है। अब वो फॉर्मेशन कांग्रेस का क्या था कि छोटे छोटे जो रीजन्स हैं हमारे क्षेत्रीय रीजन्स होते थे उन सब में क्या करा गया, जैसे आज के टाइम में देखते हो सपा का कार्यालय यहाँ पे है, बसपा का कार्यालय यहाँ पे, छोटे छोटे रीजन में जो कार्यालय होते हैं वो कार्यालय यहाँ से बनने शुरू हो गए 1920 के अंदर। जब रीफॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस होता है तो रीफॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में क्या करते हैं, रीजनल अध्यक्ष बनाए जाते हैं कांग्रेस के, और रीजनल अध्यक्ष अपने अपने एरिया में कांग्रेस की पावर की कमांड अपने हाथ में संभालते हैं, और वो कमांडिंग पावर जो है पूरे एरिया की इंफॉर्मेशन नेशनल कांग्रेस का हेड ऑफिस है वहां पर उसको दिया करते हैं, जो आज के टाइम में आप उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कांग्रेस की पावर को सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि कांग्रेस की पावर को सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज किया, ठीक है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की पावर जो सेंट्रलाइज थी एक ही जगह पे थी, इन्होंने क्या करा उस कांग्रेस की पावर को डिसेंट्रलाइज करना शुरू किया और जगह जगह उसको डिवाइड करना शुरू किया। ये काम हुआ 1920 में, ठीक है। इसी टाइम पे क्या चल रहा है यहाँ भारत के अंदर, खिलाफत मूवमेंट चल रहा है, ठीक। खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है 1919 में जो चीज शुरू होती है खिलाफत मूवमेंट भारत के अंदर, ठीक। और खिलाफत मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होकर जाता है 1922 तक। अब यही 1920 का जो टाइम चल रहा है, इसी टाइम पे गांधी जी कांग्रेस सेशन के अंदर बोलते हैं ये हम खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना चाहते हैं, ठीक है। हम खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना चाहते हैं। खिलाफत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो मैंने क्या बताया था, एक खलीफा को लेकर स्टार्ट हुआ था कहीं ना कहीं, और इसको लेकर मैंने आपको ऑटोमन एम्पायर के बारे में पूरा दे रखा है कि किस तरीके से ऑटोमन साम्राज्य में पूरे खलीफा हुआ करते थे। तो इस टाइम पे जो खिलाफत आंदोलन हो रहा है वो खिलाफत आंदोलन इसी बात पे हो रहा है क्योंकि खलीफा की जो पद है उस खलीफा की पद को हटाने की बात चल रही थी, ठीक है। कहाँ पे होता था खलीफा का पद, कौन से नेशन में, टर्की के अंदर, ठीक है। टर्की के अंदर खलीफा बनते थे, टर्की के अंदर उनको उनकी पावर से हटाने की बात चल रही थी, और ये पावर को हटाने की बात कौन कर रहा है, ब्रिटिशर्स एक साइड है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया, और ये 1919 से लेकर 1922 तक चला, और इसको गांधी जी ने अपना समर्थन प्रोवाइड किया। एक मुस्लिम कम्युनिटी का खिलाफत आंदोलन वो किस तरीके से पूरे नेशन का आंदोलन बन जाता है, उस आंदोलन के बारे में महात्मा गांधी के क्या व्यूज थे वो लोग खिलाफत मूवमेंट में देखो, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट के बाद में क्या होता है, असहयोग आंदोलन में चल रहा है इसी टाइम, ठीक है। असहयोग आंदोलन भी आप लोग देखोगे टाइम टू टाइम इसी टाइम पे चल रहा है। इसके बाद में हम लोग कहीं ना कहीं सीधे चले आएंगे 1928 की तरफ, ठीक है। 1928 नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के अंडर में नेहरू रिपोर्ट होती है। नेहरू को कहीं ना कहीं एक चैलेंज मिलता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोग किस तरीके से बनाओगे, ठीक है। अगर हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे भी दें, आपके हाथ में राइट भी दे दें, तो क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो उसको लेके नेहरू एक रिपोर्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं 1928 के अंदर। उसके क्या क्या प्रोविजंस थे, क्या क्या क्लॉजेस थे, वो सब हम लोग 1928 की नेहरू रिपोर्ट में पढ़ेंगे, और क्या ये रिपोर्ट एक्सेप्ट की गई या क्या ये रिपोर्ट रिजेक्ट की गई, और अगर रिजेक्ट की गई है तो उसके पीछे रीजन क्या थे। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को उन्हीं के बेटे जवाहरलाल नेहरू समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। तो ये रीजन में हम लोग कहाँ देखेंगे 1928। उसके बाद में गोलमेज सम्मेलन आपके स्टार्ट हो जाते हैं 1930s के अंदर, ठीक है। 1930 से 32 तक आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं थी, और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जैसे कल बात की थी बी आर अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर बी आर अम्बेडकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने पूरी तरीके से किनारा करके रखा हुआ है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। कांग्रेस कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। क्या रीजन था कि कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेशन नहीं लेना चाह रही थी, और पार्टिसिपेशन को लेके किस तरीके से एक बार महात्मा गांधी को उसके अंदर बुलाया गया, और सर सेकंड में गए थे ना, हाँ सेकंड वाले में जब पहुंचे थे वो, तो उनके सामने कुछ डीलिंग हुई थी, ठीक है। इसी टाइम पे आप एक समझौता भी पढ़ोगे, कौन सा समझौता हुआ उसमें,
गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट के अंदर ही ये डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी कहीं ना कहीं भगत सिंह के नाम पे, ठीक है, भगत सिंह के नाम पे भी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी क्योंकि इसी टाइम में क्या हुआ, भगत सिंह को फांसी दे दी गई, ठीक है। तो गांधी जी जब गांधी इरविन पैक्ट करके लौटते हैं तो उसके अंदर एक क्लॉज आपका ये भी होता है कि भारत के जितने भी नेशनलिस्ट हैं, ठीक है, जो क्रांतिकारी लोग थे, उन क्रांतिकारी लोगों को जेल से रिहा कर दिया जाए, ठीक है, ये पैक्ट होता है। तो इस पैक्ट के अंदर क्यों भगत सिंह को काउंट नहीं किया गया और गांधी जी ने क्या रीजन दिया उसके पीछे, और गांधी जी को अगले कांग्रेस सेशन में क्यों ब्लैक फ्लैग दिखाया गया, ठीक है, या गांधी जी का कहीं ना कहीं यहाँ से प्रोटेस्ट होना कैसे स्टार्ट हो गया, तो वो भी हम लोग इसमें देखेंगे जब 1932 की बात करें, ठीक है। 1932 के बाद गोलमेज सम्मेलन होने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 1932 में हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी टाइम पे होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ही गांधी इरविन पैक्ट में बात होती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग वापस ले लेंगे, ठीक है। गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था उसको बोला कि हम वापस ले लेंगे और आप हमारी ये बातों को मानो, गांधी इरविन पैक्ट में ये चीज हुई। लेकिन इरविन ने कहीं ना कहीं जो समझौता उनके साथ किया था उन बातों को मेरे ख्याल से अंदाज किया था,